भाग 9 और 9 का पढ़ लिए थे, आज पढ़ेंगे भाग 10। और भाग 10 में है अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र, जनजाति क्षेत्र, जिसका वर्णन अनुच्छेद नंबर 244 में है। अनुच्छेद नंबर 244 क्लियर है। अनुसूचित क्षेत्र और क्या लिखा है, जनजाति क्षेत्र, और ये कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद नंबर 244। इस अनुच्छेद नंबर 44 में दो क्लॉज बनाए गए हैं, 1 नंबर और 2 नंबर। पहले क्लॉज में अनुसूचित क्षेत्र का वर्णन है, अनुसूचित क्षेत्र, और दूसरे क्लॉज में जनजाति क्षेत्र का वर्णन, जनजाति क्षेत्र। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र। इस भारत के किसी भी राज्य में क्या हो सकता है, अनुसूचित क्षेत्र हो सकता है, और 4 राज्यों में क्या होता है, जनजाति क्षेत्र। अब ये दोनों जो है, दोनों क्षेत्र एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए बनाए जाते हैं, है ना। ऐसा नहीं है ये अनुसूचित क्षेत्र है तो अनुसूचित जाति के लिए बनाया जाएगा, और जनजाति क्षेत्र है तो ये अनुसूचित जनजाति, नहीं, ये दोनों जो है वो किसके लिए बनाए जाते हैं, अनुसूचित जनजाति वर्ग के विकास के लिए बनाया जाता है ना। तो अब आप प्रश्न ये उठ रहा होगा कि सर जब ये अनुसूचित जनजाति के लिए बनाया जाता है तो दो नाम क्यों रखते, एक ही नाम रख देते जब एक ही काटने के लिए है। तो इसका अंतर ये है कि वे क्षेत्र जहां पर अनुसूचित जनजाति के लोग पिछड़े थे लेकिन अन्य जो बहुल जनसंख्या के संस्कृति है उसमें घुल मिल गए, उन क्षेत्रों को क्या कहा जाता है, अनुसूचित क्षेत्र। जैसे हमारा बस्तर क्षेत्र, हमारा छत्तीसगढ़ का बस्तर क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र है, क्योंकि वहां पर जो जनजाति निवास करते हैं वो पिछड़ी हुई है, लेकिन वो आसपास और भी जो लोग रहते हैं, जो बहुल संख्या वाले लोग रहते हैं, उनकी संस्कृति में क्या हो चुका है, मेलजोल हो चुका है नहीं। आजकल देखना बस्तर के जनजाति लोग भी क्या पहनते हैं, जींस टॉप पहनते कि नहीं पहनते, वो हमारी संस्कृति में क्या हो चुका है, घुल मिल चुके हैं। लेकिन 4 राज्य है, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इनकी जनजाति समूह जो है अभी भी बहुसंख्यक जो जाति है उनकी संस्कृति से मेल मिलाप नहीं हो पाया है, अभी भी वो अपने ही संस्कृति में डूबे रहते हैं। तो उन क्षेत्रों के विकास के लिए क्या बनाया जाता है, जनजाति क्षेत्र, और बाकी क्षेत्र जिनके संस्कृति जो है अन्य बहुसंख्यक जनजातियों के क्षेत्र से क्या हो चुका है, मेल मिलाप हो चुका है, उन क्षेत्रों के विकास को क्या बनाया जाता है, अनुसूचित क्षेत्र। क्लियर है दोनों। ये किस लिए बनाया जाएगा, जनजातियों के विकास के लिए। लेकिन किस क्षेत्र में बनाया जाएगा, जहां की जनजातियों की संस्कृति जो है अन्य संख्यक जो है बहुसंख्यक के संस्कृति से क्या हो चुका है, मेल मिलाप हो चुका है, उन क्षेत्रों के विकास के लिए क्या बनाया जाएगा, अनुसूचित क्षेत्र। जहां की जनजाति अपनी ही संस्कृति में खोई हुई है, अभी भी बहुसंख्यक वर्ग के संस्कृति से मेल मिलाप नहीं हो पाया है, उन क्षेत्रों के विकास के लिए क्या बनाया जाता है, जनजाति क्षेत्र। क्लियर है। अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अनुसूचित क्षेत्र में नियम या जो कानून या जो भी प्रशासन का प्रावधान है वो अनुसूची नंबर 5 में वर्णित है। किसमें वर्णित है, अनुसूची नंबर 5 में वर्णित है। बताया था आपको प्रारंभिक क्लास में संविधान के कि भारत का संविधान जब लागू हुआ तो उसमें कितनी अनुसूची थी, 8, और अभी वर्तमान में कितनी अनुसूची है, 12, है ना। तो उसी में से 5वीं अनुसूची में बताया था अनुसूचित क्षेत्र, है ना, अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विशेष उपबंध करके, और अनुसूची नंबर 6, अनुसूची नंबर 6 में बताया था। अच्छा, अनुसूची नंबर 5 में आपको 4 राज्य छोड़कर बताया था, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, और उसके बाद अनुसूची नंबर 6 में क्या बताया था, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के जनजाति क्षेत्र के लिए प्रावधान। तो अनुसूचित क्षेत्र में जो नियम कानून और प्रशासन का प्रावधान है वो किस अनुसूची में वर्णित है, अनुसूची नंबर 5 में वर्णित है, और जनजाति क्षेत्र के लिए प्रशासन का प्रावधान किसमें वर्णित है, अनुसूची नंबर 6 में वर्णित। अनुसूचित क्षेत्र का प्रावधान जो है अनुसूची नंबर 5 में है, और ये 4 राज्यों को छोड़कर किसी भी राज्य में हो सकता है। वो 4 राज्य कौन सा है, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है, इन 4 राज्यों को छोड़कर किसी भी अन्य राज्य के क्षेत्र क्या घोषित कर सकता है, अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है कौन, राष्ट्र। क्लियर है। तो वर्तमान 10 राज्यों में क्या घोषित किया गया है, अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। और वो 10 राज्य कौन कौन से हैं,
ध्यान से सुनेंगे। पहला है झारखंड, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है मध्य प्रदेश, पांचवा है आंध्र प्रदेश, छठवां है तेलंगाना, उसके बाद है गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और एक है हिमाचल प्रदेश। इन 10 राज्यों में राष्ट्रपति ने अभी क्या घोषित किया है? अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया है। क्या घोषित किया है? अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया। क्लियर है? इन अनुसूचित क्षेत्रों को घोषित करने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति इन राज्यों के राज्यपाल के सलाह से अनुसूचित जो क्षेत्र है, उसके क्षेत्रफल को घटा सकता है, बढ़ा सकता है और उसके नाम में क्या कर सकता है? परिवर्तन कर सकता है। यहाँ तक कि उसको समाप्त करने का भी अधिकार किसको है? राष्ट्रपति। क्लियर है? तो अनुसूचित क्षेत्र घोषित करता है राष्ट्रपति। अभी 10 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है ना। और ये जो अनुसूचित क्षेत्र है उसके सीमा क्षेत्र में परिवर्तन, उसके नामकरण में परिवर्तन कर सकता है कौन? राष्ट्रपति कर सकता है। किसके परामर्श से? राष्ट्रपति के परामर्श से। क्लियर है? जिन राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र होता है, जिन राज्यों में क्या होता है? अनुसूचित क्षेत्र होता है, वहां पर जनजाति सलाहकार समिति का गठन किया जाता है। जनजाति सलाहकार समिति का गठन किया जाता है। ठीक है? जनजाति सलाहकार समिति का गठन किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। और इस जनजाति सलाहकार समिति में 20 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 20 सदस्य होते हैं। अच्छा, एक बात और, जनजाति सलाहकार समिति किन राज्यों में घोषित की जाती है? जिन राज्यों में क्या होती है? अनुसूचित क्षेत्र होते हैं। जिन राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र होते हैं वहां पर अनुसूचित सलाहकार समिति का गठन किया जाता है। लेकिन जिन राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र नहीं है, उन राज्यों में भी राष्ट्रपति के परामर्श के बाद जनजाति सलाहकार समिति का गठन किया जा सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जैसे कहाँ है? झारखंड में क्या है? जनजाति क्षेत्र है, तो झारखंड में कंपल्सरी है कि जनजाति सलाहकार क्या हो गई? समिति का गठन किया जाएगा। लेकिन केरल में है क्या जनजाति? केरल में है अनुसूचित क्षेत्र है केरल में, तो केरल में अनुसूचित क्षेत्र नहीं है। फिर भी केरल सरकार यदि चाहे तो राष्ट्रपति के अनुशंसा पर जनजाति सलाहकार समिति का क्या कर सकती है? गठन कर सकती है। क्लियर है? और इसमें कितने सदस्य होते हैं? 20 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 20। और 20 में से जो 3/4 सदस्य हैं, 3/4 सदस्य यानी कितना होंगे? 15 सदस्य। ये 15 सदस्य जो है विधानसभा के एसटी विधायक होंगे। विधानसभा के एसटी सदस्य ही को शामिल किया जाएगा। इसमें जनजाति सलाहकार समिति। जनजाति सलाहकार समिति में टोटल कितने सदस्य होंगे? 20 सदस्य होंगे। इसका 3/4 सदस्य यानी कि 15 सदस्य कहां से शामिल किए जाएंगे? विधानसभा से एसटी विधायक लोगों को क्या किया जाएगा? शामिल किया जाएगा, है ना। विधानसभा में जो एसटी कास्ट के लोग विधायक बनते हैं, उन्हीं 15 लोगों को जनजाति सलाहकार समिति में क्या किया जाएगा? शामिल। अब चलो देखिए प्रशासन कैसे चलेगा, अनुसूचित क्षेत्र में प्रशासन कैसे चलेगा। तो राज्य की जो कार्यपालिका है वो इन अनुसूचित क्षेत्र में कार्य करेगी। राज्य की कार्यपालिका इन अनुसूचित क्षेत्रों में क्या करेगी? लागू होगी। जैसे मुख्यमंत्री है तो वो इस अनुसूचित क्षेत्र का भी मुख्यमंत्री होगा, है ना। वो जो है राज्य की कार्यपालिका जो है इस अनुसूचित क्षेत्र में क्या होगी? लागू होगी। यहाँ अनुसूचित क्षेत्र में राज्यपाल का विशेष जिम्मेदारी होती है। राज्यपाल की क्या होती है? विशेष जिम्मेदारी होती है। कैसे? जब केंद्र सरकार पूरे देश के लिए और राज्य सरकार किसके लिए? पूरे राज्य के लिए जब नियम कानून बनाता है तो वो इस अनुसूचित क्षेत्र में लागू होगा कि नहीं होगा। केंद्र सरकार पूरे देश के लिए और राज्य सरकार पूरे राज्य के लिए जो भी नियम कानून बनाता है वो इस अनुसूचित क्षेत्र में लागू होगा कि नहीं होगा, ये कौन निर्धारित करता है? राज्यपाल निर्धारित करता है ना। राज्यपाल के कहने पर ही अनुसूचित क्षेत्रों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए नियम क्या होते हैं? लागू। क्लियर है? इसके अलावा देखो किसी भी राज्य में जो भी नियम कानून बनता है वो राज्य सरकार अपने हिसाब से बनाता है, उसमें केंद्र का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। लेकिन अनुसूचित क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र जो है वो राज्य को क्या कर सकता है? निर्देश दे सकता है।
अनुसूचित क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र जो है वो राज्य को क्या कर सकता है, निर्देश दे सकता है। क्लियर है। राज्यपाल जो जनजाति सलाहकार समिति है, जनजाति सलाहकार समिति है, इसके साथ मिलकर उस अनुसूचित क्षेत्र के लिए नए कानून बना सकती है। जो कानून वहां पर लागू है उसमें परिवर्तन कर सकती है या उसको पूरी तरह से क्या कर सकती है, समाप्त कर सकती है। यह है राज्यपाल जो है जनजाति सलाहकार समिति के परामर्श पर उस क्षेत्र के लिए नए क्या बना सकती है, कानून बना सकती है, और जो वर्तमान कानून वहां पे चल रहा है उसको भी क्या कर सकती है, समाप्त कर सकती है। कौन, राज्यपाल जो है वार्षिक रिपोर्ट देता है इस क्षेत्र के बारे में, किसको, राष्ट्रपति, है ना। राज्यपाल जो है वार्षिक रिपोर्ट देता है अनुसूचित क्षेत्र के लिए, अनुसूचित क्षेत्र के लिए राज्यपाल जो है वार्षिक रिपोर्ट भेजता है हर साल, किसको, राष्ट्रपति को। ठीक है। और इसी वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति चाहे तो इस अनुसूचित क्षेत्र को क्या कर सकता है, समाप्त कर सकता है। मान लो राज्यपाल ने रिपोर्ट दिया कि अब क्षेत्र का क्या हो चुका है, पूरी तरह विकास हो चुका है, उसको सामान्य क्षेत्र बना सकते हैं, तो राष्ट्रपति उसको क्या कर सकता है, अनुसूचित क्षेत्र को समाप्त कर सकता है। क्लियर है। तो इस तरह ये प्रशासन चलता है कहां पर, अनुसूचित क्षेत्र। इस अनुसूचित क्षेत्र के विकास के लिए संविधान में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति एक आयोग का गठन कर सकता है। राष्ट्रपति जो है इसके विकास के लिए इसका गठन कर सकता है, आयोग का गठन कर सकता है मूल्यांकन करने के लिए, है ना। आयोग का विकास, उस क्षेत्र का विकास कैसे होगा, वहां पर और किस चीज की जरूरत है, ऐसा जांच कराना चाहता है तो राष्ट्रपति जो है इन क्षेत्रों के लिए आयोग का क्या कर सकता है, गठन कर सकता है। लेकिन गठन कब करेगा, संविधान लागू होने के 10 साल बाद। संविधान लागू होने के 10 साल बाद ऐसा लिखा गया है कहां, संविधान में यह लिखा है कि अनुसूचित क्षेत्र के विकास के लिए राष्ट्रपति जो है क्या कर सकता है, आयोग का गठन कर सकता है। लेकिन आयोग का गठन वो कब करेगा, संविधान लागू होने के 10 साल बाद। तो संविधान लागू हुआ था कब, 1950 में। तब पहला जो संगठन है इस तरह का आयोग है वो 1960 में गठित किया। इस अनुसूचित क्षेत्र के विकास के लिए राष्ट्रपति ने पहला जो आयोग बनाया वो कब बनाया, 1960 में बनाया, UN हेबर की अध्यक्षता में, UN हेबर की अध्यक्षता में। और इसने अपना रिपोर्ट सौंपा था 1961। कब सौंपा था, 1961 को। इसके बाद इसी तरह का दूसरा आयोग बना 2002 में, दिलीप सिंह गुड़िया की अध्यक्षता में, दिलीप सिंह गुड़िया की अध्यक्षता में, दिलीप सिंह गुड़िया की अध्यक्षता में ऐसा दूसरा आयोग बनाया गया अनुसूचित क्षेत्र के लिए। और इसने अपना रिपोर्ट सौंपा था कब, 2004। इतना पढ़ना है आपको किसके बारे में, अनुसूचित क्षेत्र के बारे में। जनजाति क्षेत्र, तो जनजाति क्षेत्र जो है केवल 4 राज्यों में ही गठित है ना। कौन कौन सा क्षेत्र, आपका असम राज्य में है, मेघालय में है, मिजोरम में है, और कहां पे है, त्रिपुरा, है ना। इन 4 राज्यों के क्षेत्रों को क्या घोषित किया गया है, जनजाति क्षेत्र घोषित किया गया है। क्योंकि इन 4 राज्यों में जो जनजाति निवास करती है वो अपनी ही संस्कृति में डूबी हुई है, किसी अन्य संस्कृति से अभी उसका मेल जोल नहीं हुआ है। तो उन क्षेत्रों के विकास के लिए राष्ट्रपति उन राज्यों के क्षेत्र को क्या घोषित करता है, जनजाति क्षेत्र घोषित करता है। ठीक है। जहां जनजाति क्षेत्र घोषित होगा, है ना, जिस राज्य में जनजाति क्षेत्र घोषित करेगा राष्ट्रपति, तो उन जनजाति क्षेत्रों में राज्यपाल, उन जनजाति क्षेत्रों में राज्यपाल जो है वो स्वशासी जिलों का गठन करता है। स्वशासी जिलों का क्या करता है, गठन करता है। प्रत्येक जनजाति क्षेत्र में क्या होता है, स्वशासी जिला होता है। प्रत्येक जनजाति क्षेत्र में क्या होता है, स्वशासी जिला। स्वशासी जिला मतलब जिले का स्वयं का शासन, जिले का स्वयं का शासन। ऐसा नहीं कि असम में मान लो ये असम राज्य है, ये असम में इसको क्या घोषित कर दिया गया, स्वशासी जिला घोषित कर दिया गया, तो ये अपना शासन चलाएगा और राज्य का शासन को नहीं मानेगा। ऐसा नहीं, ये अपना शासन चलाएगा लेकिन इसके अंडर में चलाएगा, राज्य सरकार के अंडर में चलाएगा। मतलब राज्य का उसमें भी नियम कानून प्रावधान जो लागू होगा, लेकिन स्वशासी जिले को अपने खुद का शासन करने का क्या दिया जाता है, अधिकार दिया जाता है। तो प्रत्येक जनजाति क्षेत्र में राज्यपाल किसकी स्थापना करता है, स्वशासी जिलों की स्थापना करता है। अब एक जनजाति क्षेत्र में 2 से अधिक स्वशासी जिलों का भी गठन कर सकते हैं। कैसे, जैसे मान लो ये एक पूरा क्या है, जनजाति क्षेत्र,
यहाँ पर एक अलग जनजाति रहती है, यहाँ पर अलग जनजाति रहती है। तो अलग अलग जनजातियों के लिए, इस जनजाति के लिए अलग से स्वशासी जिला और इस जनजाति के लिए अलग से स्वशासी जिले का निर्माण कौन कर सकता है? राज्यपाल। क्लियर है? तो जहां पर जनजातीय क्षेत्र होगा वहां पर स्वशासी जिलों का निर्माण करेगा कौन? राज्यपाल। एक जनजातीय क्षेत्र में 2 या 2 से अधिक क्या हो सकते हैं? स्वशासी जिले हो सकते हैं। और प्रत्येक स्वशासी जिलों में क्या बनाया जाएगा? जिला परिषद। प्रत्येक स्वशासी जिलों में क्या बनाया जाएगा? जिला परिषद बनाया जाएगा। प्रत्येक स्वशासी जिलों में क्या बनाया जाएगा? जिला परिषद बनाया जाएगा। और ये जिला परिषद में 30 सदस्य होंगे। जिला परिषद में कितने सदस्य होंगे? 30 सदस्य होंगे। जिला परिषद में 30 सदस्य होंगे, जिसमें से 5 सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। जिसमें से 5 सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, है ना, राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और 25 सदस्य का उस क्षेत्र से निर्वाचन होता है ना, वयस्क मताधिकार के द्वारा निर्वाचन होता है ना। जिस क्षेत्र का जिला परिषद है वहाँ के वयस्क लोग जो है वोट देते हैं और 25 सदस्य को चुनकर कहाँ मिलते हैं? जिला परिषद में। क्लियर है? तो राज्यपाल जनजाति क्षेत्र का घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति। जहाँ जनजाति क्षेत्र होगा वहाँ पर स्वशासी जिलों का गठन कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। स्वशासी जिलों के क्षेत्र में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन और उसको समाप्त भी कौन कर सकता है? राज्यपाल कर सकता है। ठीक है? और इन स्वशासी जिलों में किसका गठन किया जाएगा? जिला परिषद का। जिला परिषद में कितने सदस्य होंगे? 30 सदस्य होंगे, जिसमें 5 सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होगा और 25 सदस्यों को उस क्षेत्र के वयस्क लोग निर्वाचित करके भेजेंगे। क्लियर है? अब इन क्षेत्रों के विकास, अच्छा, ये जिला परिषद के अंतर्गत ग्राम न्यायालय का भी स्थापना किया जा सकता है। ग्राम न्यायालय, जिला परिषद में क्या बनाया जाएगा? न्यायालय बना दिया जाएगा, जो उस क्षेत्र के छोटे मोटे जो मामले आएंगे वो बड़े न्यायालय में जाकर ग्राम न्यायालय में क्या किया जा सके? निपटाया जा सके। तो जिला परिषद के अंतर्गत ग्राम न्यायालय या ग्राम परिषद का भी क्या किया जाता है? स्थापना या गठन किया जाता है। क्लियर है? और इन जो सदस्य है उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जिला परिषद के सदस्यों का 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। लेकिन 5 वर्ष से पहले भी राज्यपाल इस जिला परिषद का क्या कर सकता है? विघटन कर सकता है। राज्यपाल 5 वर्ष से पहले ही इन जिला परिषद का क्या कर सकता है? विघटन कर सकता है। और विघटित होगा तो फिर चुनाव होगा, फिर 25 लोग क्या होंगे? चुन जाएंगे। क्लियर है? तो 5 साल होता है, 5 साल। लेकिन राज्यपाल जो है 5 साल से पहले भी क्या कर देता है? विघटित कर देता है। और ये जो 5 मनोनीत सदस्य है ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर काम करते हैं, यानी राज्यपाल को कभी भी क्या कर सकता है? इस्तीफा निकाल सकता है, इस्तीफा मांग सकता है। क्लियर है? इनका कार्यकाल क्लियर हुआ। अब इन क्षेत्रों के विकास के लिए, जनजातीय क्षेत्र है जिसके अंतर्गत स्वशासी जिले होंगे, इन क्षेत्रों के विकास के लिए राज्यपाल जो है आयोग का गठन कर सकता है। राज्यपाल जो है किसका गठन कर सकता है? आयोग का गठन कर सकता है ना। वहां पर आयोग, अनुसूचित क्षेत्र में आयोग को गठित कर सकता है? राष्ट्रपति गठित करता है। जबकि जनजातीय क्षेत्र में आयोग का गठन करने का अधिकार किसको होता है? राज्यपाल को होता है ना। राज्यपाल जो है आयोग का गठन कर सकता है। ठीक है? और इसी आयोग की सिफारिश पर, इसी आयोग के रिपोर्ट पर या इसी आयोग की सिफारिश पर राज्यपाल जो है ये स्वशासित जिले और जनजातीय क्षेत्रों को क्या कर सकता है? सीमा को कम कर सकता है, बढ़ा सकता है, उसमें क्या कर सकता है? परिवर्तन कर सकता है और उसको समाप्त भी क्या कर सकता है ना, समाप्त भी कर सकता है। और जो यही आयोग जो रिपोर्ट देगा ना, इसी के आधार पर ये जिला परिषद को 5 साल से पहले राज्यपाल क्या करता है? इसके रिपोर्ट पर आयोग की। क्लियर है? तो जनजातीय क्षेत्र में विकास और जांच के लिए आयोग का गठन कौन कर सकता है? राज्यपाल करता है। इसी आयोग के रिपोर्ट के आधार पर राज्यपाल जो है स्वशासी जिलों के सीमा क्षेत्र को घटा बढ़ा सकता है, उसके नाम में परिवर्तन कर सकता है और जिला परिषद को 5 साल से पहले क्या कर सकता है? विघटित कर सकता है। आगे चले। संसद और विधान मंडल, संसद जो है पूरे देश के लिए और विधान मंडल अपने राज्य के लिए नियम कानून जो बनाता है वो इस जनजातीय क्षेत्र में लागू नहीं होता है। ध्यान से पढ़ेंगे। संसद और विधान मंडल जो भी नियम बनाते हैं वो इस क्षेत्र में लागू नहीं होते हैं। अगर लागू करेगा भी, अगर जो नियम कानून बना है उसको इस क्षेत्र में लागू करना है, उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करने के बाद राज्यपाल की अनुशंसा पर यहाँ पर क्या होगा? लागू।
क्लियर है? तो संसद या विधानमंडल का जो कानून है वो इस क्षेत्र में लागू नहीं होता। अगर लागू होगा तो कुछ परिवर्तन के बाद राज्यपाल के द्वारा इस क्षेत्र में क्या किया जाएगा, लागू किया जाएगा। क्लियर है? जबकि अनुसूचित क्षेत्र में क्या होता था, जो भी नियम कानून बनता है वो राज्यपाल के ऊपर तय करता है कि लागू होगा कि नहीं होगा, है ना। लेकिन यहाँ पर लागू होगा ही नहीं, लागू करना भी है तो थोड़ा बहुत परिवर्तन करने के बाद ही राज्यपाल के कहने पर क्या होगा, लागू होगा। क्लियर है? तो यही था भाग 10 अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र। आज इतना ही, बाकी देखेंगे नेक्स्ट